नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत अधिकारी यानी जो वीपीओ की आपकी परीक्षा होने वाली है, उसके लिए पंचायती राज से संबंधित जो सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एमसीक्यूज़ करेंगे। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए ग्राम पंचायत अधिकारी में हम लोग 150 क्वेश्चंस कर चुके थे यानी 150, उसी के आगे शुरू करेंगे। 151 नंबर में कह रहा है कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ध्यान दो, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत ये कब हुई थी? ये पूछ रहा है आपसे। 14 नवंबर 2001 को हुई थी, 14 नवंबर 2002, 2003 या फिर 2004। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इसकी शुरुआत हुई थी 14 नवंबर 2004 को। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप जान लो, ये प्रोग्राम है क्या? नेशनल नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम क्या है? दरअसल इस प्रोग्राम को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे शुरू किया। ठीक, कब शुरू किया? 14 नवंबर को शुरू किया। इसे शुरू किया गया है नवंबर 14 को, 2004। ये तारीख याद रखना, आपसे पूछी जा सकती है। और जब इसको शुरू किया गया था तो उस समय 150 पिछड़े जिलों में, जो पिछड़े जिले होते हैं, पिछड़े जिलों में इसे शुरू किया गया था। जिलों में इसे शुरू किया गया। ठीक है? इसके अलावा ये जो योजना है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये दरअसल योजना है, ऐसी योजना है जो 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है? तो ये बातें हैं जो आपको याद रखना है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 14 नवंबर 2004 से इसको शुरू किया गया और इसे शुरू किसने किया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। साथ ही साथ जब इसको शुरू किया गया था तो 150 पिछड़े जिलों में इसको सबसे पहले शुरू किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका 14 नवंबर 2004। नेक्स्ट देखो, 152 नंबर कह रहा है देश में ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आप सबको रटा होगा, ये शुरू की गई थी सन 2000 में, है ना? 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की उस समय सरकार थी। अब इसमें 2-4 बातें हैं और इसमें जो करंट से संबंधित 2-4 बातें हैं, आप उनको भी थोड़ा रिवाइज़ कर लो। प्रधानमंत्री मंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये शुरू कब हुई? सन 2000 में। 25 दिसंबर तारीख थी। अटल बिहारी वाजपेयी की उस समय सरकार थी, है ना? बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी का मतलब है एनडीए की सरकार थी। अच्छा, ये जो योजना है, मैंने आपको जब योजनाओं का सीरीज़ पूरा कराया है, विभागानुसार योजनाएँ आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस योजना के तहत जो मैदानी क्षेत्र हैं, कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं। जैसे मैदानी क्षेत्र की अगर आबादी 500 प्लस है, ये 500 लिखा है, 500 प्लस है तो वहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया जाएगा। यानी सड़क नेटवर्क से उन्हें उन मैदानी क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। ये तो मैदानी क्षेत्र की बात हो गई। अगर आपसे पूछे पूर्वोत्तर और जो हिमालयी राज्य हैं, वहाँ की आबादी कितनी होनी चाहिए? वहाँ की आबादी होनी चाहिए 250 प्लस। तो अगर आबादी 250 प्लस है तो ऐसे इलाकों को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ठीक है? जब इसको शुरू किया गया था तब ये योजना पूर्ण पूर्ण रूप से केंद्र शासित बोल दिया, केंद्र की योजना थी, यानी जो इसमें फंडिंग होती थी वो केंद्र करता था। लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन आए हैं और जो फंडिंग पैटर्न है वो 60-40 और 90-10 का हो गया है। 90-10, 60-40, 60-40 से सीधा-सा मेरा आशय है, जो सामान्य क्षेत्र है जैसे मैदानी क्षेत्र, वहाँ पर ₹60 केंद्र देता है और ₹40 राज्य देता है। जो पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ पे ₹90 केंद्र देता है और ₹10 राज्य देता है। ठीक है? हालाँकि इन सब बातों को अब आप समझ गए होंगे अगर आप हमारी क्लासेस रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है? और क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ये 60-40, 90-10 का रेशियो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के किस चरण में शुरू किया गया था? क्या बता सकते हो? बताइए आप कमेंट बॉक्स में। अच्छा, यहाँ से एक बात और समझो, ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसमें ग्रामीण सड़कों का निर्माण कौन करता है? या ग्रामीण सड़कों का निर्माण के लिए हम कहें तो एक कांग्रेस बनाई गई थी और ये कांग्रेस कही जाती है भारतीय सड़क कांग्रेस। तो भारतीय सड़क कांग्रेस के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ, जो ग्रामीण सड़क योजना है या ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए
ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है। ठीक है? अब एक बात समझो, ग्रामीण सड़कों का जो भी निर्माण होगा, उसकी ड्राफ्टिंग वगैरह करना ये सब इनका काम होता है, भारतीय सड़क कांग्रेस का। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय सड़क कांग्रेस, इसको कहा जाता है आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है? ये क्या है? ये कौन-सी संस्था है? कब अस्तित्व में आई? तो ध्यान रखो, इंडियन रोड कांग्रेस यानी भारतीय सड़क कांग्रेस, ये देश में देश में राजमार्ग इंजीनियरों का शीर्ष निकाय है। ठीक है यहाँ तक? आईआरसी यानी इंडियन जो रोड कांग्रेस है, वो देश में राजमार्ग इंजीनियरों का एक सबसे बड़ा निकाय है, शीर्ष निकाय है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बताओगे 1934 में। आईआरसी यानी इंडियन रोड कांग्रेस यानी भारतीय सड़क कांग्रेस की स्थापना 1934 में हुई थी। ये भारतीय सड़क कांग्रेस की नींव कब पड़ी? देखो, भारतीय सड़क कांग्रेस, ठीक? भारतीय सड़क कांग्रेस यानी आईआरसी से कहा जाता है, आईआरसी। इसकी नींव कैसे पड़ी, कब पड़ी? तो सबसे पहले एक वर्ष याद रखो, 1927, ब्रिटिश काल चल रहा था उस समय। 1927 में एक शख्स थे, इनका नाम था एम.आर. जयकर। स्वतंत्रता आंदोलन में आपने इनका नाम बहुत सुना होगा। तो एम.आर. जयकर की अध्यक्षता में 1927 में सड़क विकास समिति का गठन किया गया। सड़क विकास समिति का गठन हुआ, ठीक है? ये जो सड़क विकास समिति का गठन हुआ था 1927 में, यहीं से भारतीय सड़क कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट की नींव पड़ी थी। और इसके बाद 1930 में, 9 ठीक 3 साल बाद 1930 में पहला सड़क 1930 में पहला सड़क सम्मेलन का आयोजन हुआ। सड़क सम्मेलन का आयोजन हुआ, ठीक है? 1930 में पहला सड़क सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसके बाद 1934 में ठीक 4 साल बाद यानी 1934 में दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ, दिल्ली में। और दिल्ली में हुआ था टाउन हॉल में। दिल्ली के टाउन हॉल में एक शख्स थे जिनका नाम था डीजी मिशेल। डीजी मिशेल, ध्यान रखिएगा इनका नाम, ठीक है? डीजी मिशेल की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ। इसे हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से उद्घाटन सम्मेलन था। तो डीजी मिशेल की अध्यक्षता में आईआरसी का उद्घाटन हुआ, उद्घाटन सम्मेलन हुआ, ठीक है? 1934 में हुआ। अगर आपसे एग्जैक्ट तारीख पूछ ले तो आप बताओगे 10 दिसंबर 1934, 1934 में। और इस प्रकार 10 दिसंबर 1934 में आईआरसी यानी भारतीय सड़क कांग्रेस अस्तित्व में आया था। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय सड़क कांग्रेस अस्तित्व में आया था डीजी मिशेल की अध्यक्षता में, ठीक है? और इससे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सड़क विकास समिति ये कब बनी थी, 1927 में एम.आर. जयकर की अध्यक्षता में। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो ये भारतीय सड़क कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 में शुरू हुई अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। आजकल जो इसमें फंडिंग पैटर्न है वो 60-40 और 90-10 का रेशियो में फंडिंग पैटर्न होता है। मैदानी क्षेत्र में अगर इस योजना के तहत सड़क बिछाना है तो 500 प्लस आबादी होनी चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में और हिमालयी राज्यों में 250 प्लस आबादी अगर है तो उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। अब जरा वापस आओ, मैं आपको 2-4 बातें और रिवाइज़ करवा दूँ सड़क से ही, यूपी बजट से। मैं कई बार आपको रिवाइज़ करवा चुका हूँ। अब मैं ये कुछ इधर योजनाएँ लिख रहा हूँ, मुझे बताना है इसमें कितना रुपया आवंटित किया गया है, ठीक है? इनको बार-बार रिवाइज़ को भूलना नहीं एग्ज़ाम हॉल में। चलो, मैं लिख रहा हूँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसे कितना रुपया आवंटित किया गया है यूपी बजट में 2024-25 में? बताओ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या आपको अभी याद है? बताइए मुझे। मैं तब तक दूसरी योजना लिखता हूँ, इसको आप याद करो, पन्ने पलटाओ, रजिस्टर पलटाओ। मैंने लिखा शहरों और कस्बों में शहरों और कस्बों में जो ट्रैफ़िक की समस्या होती है, ट्रैफ़िक जाम से निजात पाने के लिए जो ओवर ब्रिज बनाए जाते हैं,
ओवरब्रिज के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? मुझे बताओ। पन्ना पलटो, हालाँकि ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इन्हें बार-बार रिवाइज़ करना है आपको। लिख के रखने से बेहतर है आप इनको रिवाइज़ करो। अच्छा, मैं एक एक योजना और आपके लिए लिख रहा हूँ। मुझे बताओ, धर्मार्थ मार्गों के अनुरक्षण के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? ये 3 मैंने योजनाएँ लिखी हैं, तीनों के मुझे उत्तर बताओ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना रुपया दिया गया है? 3,668 करोड़ रुपए, रटा होना चाहिए अब आपको। अगर ओवरब्रिज बनवाना है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में कस्बों और शहरों में जो ट्रैफिक जाम की समस्या होती है उससे निजात पाने के लिए ओवरब्रिज के लिए कितना रुपया आवंटित किया है? 1,000 करोड़ रुपए। वापस आओ। धर्मार्थ मार्गों के अनुरक्षण के लिए कितना रुपया आवंटित किया है? 1750 करोड़ रुपए। ठीक है? ये सारी बातें आप रिवाइज करो। वापस आओ अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? सन 2000 में। ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ये पूछ रहा है आपसे। ग्राम सचिव की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा होती है, जैसे आप लोग हो, आपकी नियुक्ति भारत सरकार करेगा, ठीक है? अच्छा, मुझे बताओ, अधिनियम 1947 में कौन-सी धारा है, जहाँ पर सचिव शब्द का, सचिव नहीं, सेक्रेटरी शब्द का वर्णन है? क्या बता सकते हो आप? सेक्रेटरी शब्द के लिए कौन-सी धारा है? धारा है 25 का। ये भी धारा याद रखो, ठीक है? नेक्स्ट देखो, गांधी जी के द्वारा सत्ता में विकेंद्रीकरण के समर्थन का कारण कौन था? समर्थन का कारण क्या था? ऑप्शन ये आपको दिए हैं। लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना, हाँ, यही सही लग रहा है। भारत में अतीत में सत्ता विकेंद्रीकरण हुआ था, नहीं, ये गलत है। देश में आर्थिक विकेंद्रीकरण, ये भी गलत है। सांप्रदायिकता को रोका जा सके, ये सारे गलत हैं। गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का कारण क्या था? कारण था लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है? ये सही हो जाएगा आपका। 155 का, हाँ, ये एक आर्टिकल भी है। आर्टिकल आपको हालाँकि अब तो रट गया होगा। डीपीएसपी का है, भाग 4 का, आर्टिकल नंबर 40, जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है ना? अच्छा, एक मैं किताब लिख रहा हूँ। मुझे इस किताब के राइटर बताओ कौन है? इस किताब को मैं लिख रहा हूँ, किताब का नाम है पंचायत ए सिंथेसिस। पंचायत राज ए सिंथेसिस। ये किताब किसकी है? क्या बता सकते हो? इस किताब को याद रखना, ये किताब है एस.के. डे की। एस.के. डे, ठीक है? वापस आओ। 155, अब आ जाओ 156 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में ईएएस, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, एवं जेजीएसवाई यानी जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना, दोनों को कब मिला दिया गया था? ईएएस और जीजेएसवाई, इन दोनों को कब मिलाया गया था? इनका विलय कब किया गया था? ये पूछ रहा है आपसे। क्या बता सकते हो? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो ईएएस लिखा है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? इसे कब शुरू किया गया था? 1993 में। इसे कहा जाता है रोजगार आश्वासन योजना, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, रोजगार आश्वासन योजना। वहीं जीजेएसवाई, इसे कहा जाता है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ये कब शुरू किया गया? 1999 में, 1999 में। बात समझ पा रहे हो? और ये जो जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना है, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको आप ठीक कर लो। ये है जेजीएसवाई, जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना, है ना? ऐसे बनेगा ये। तो ईएएस यानी कि रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना, ये 1999 में अस्तित्व में आया था। और ये जो जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना है, इसे पहले कहा जाता था जवाहर ग्राम योजना। उसी का परिवर्तित रूप ये लाया गया था। और इसके बाद इन दोनों को मिला दिया गया था, इसी योजना में विलय कर दिया गया था। कौन-सी योजना है ये? ये योजना है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये अस्तित्व में आई थी 25 सितंबर 2001 को, तो इसको भी याद रखो डेट आप। ये 25 सितंबर 2001 को अस्तित्व में आई थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। एसजीआरवाई कहा जाता है इसे, ठीक है? और इन दोनों योजनाओं को इसी योजना में विलय कर दिया गया था 25 सितंबर 2001, ठीक? यहाँ तक समझ पाए आप? फिर से समझ लो, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये कब आई? आई 25 सितंबर 2001 को। इसी योजना में रोजगार आश्वासन योजना यानी एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम और जेजीएसवाई यानी जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना, जो कि 1999 में आई थी, इन दोनों का विलय इसी योजना में किया गया था। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? हाँ, वापस चलो क्वेश्चन नंबर 157 में। कमर्शियल बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये किस वर्ष शुरू किया गया? 1999, 90, 95, 98? 1998 में शुरू किया था और औसतन लगभग 4% पर इसमें ऋण दिया जाता है किसानों को। तो ये आप याद रखो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना
या किसान क्रेडिट कार्ड ये 1998 में अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 158 देखो, केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है ऊर्जा गंगा, ये किससे संबंधित है? ऊर्जा गंगा, ध्यान रखिएगा। ये ऊर्जा गंगा, गंगा नदी साफ सफाई परियोजना तो नहीं है, इनमें से कोई नहीं। नदी जल पाइपलाइन परियोजना है, नहीं। गैस पाइपलाइन परियोजना है ये, ठीक है। अब जरा इसमें डिटेल में देखो जरा, कुछ दो चार बातें ऊर्जा गंगा परियोजना से। ऊर्जा गंगा परियोजना, ठीक है। ऊर्जा गंगा परियोजना ये क्या है? यह है एक गैस पाइपलाइन परियोजना। यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना है। क्यों शुरू किया गया? इसके लक्ष्य क्या-क्या हैं? किन-किन लक्ष्यों को इसमें साधा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा भारत है, जैसे भारत में जो ये पूर्वी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, पूर्वी इलाका, तो इसमें पूर्वी जो भारत है, पूर्वी भारत के निवासियों के लिए इसमें पाइप्ड नेचुरल गैस दिया जाएगा और साथ ही साथ सीएनजी उन्हें उपलब्ध किया जाएगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि पूर्वी भाग में या हम लिखें पूर्वी भाग के के निवासियों को पाइप्ड नेचुरल गैस तथा सीएनजी उपलब्ध कराया जाएगा। उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। बात समझ पाए? तो ध्यान रखिएगा, पूर्वी भाग के जो निवासी हैं उनको पाइप्ड नेचुरल गैस के माध्यम से और सीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस और सीएनजी ये उपलब्ध कराया जाएगा पूर्वी भारत के निवासियों को। क्वेश्चन ये बनता है कि ऊर्जा गंगा परियोजना ये शुरू कब की गई? तो वापस आओ जरा नेक्स्ट पेज में। अक्टूबर 2016 में, 2016 से इसे शुरू किया गया। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि अक्टूबर 2016 से इसे शुरू कहाँ से किया गया? तो अपने उत्तर प्रदेश से। इसे वाराणसी से शुरू किया गया, ठीक है। ये बातें बिल्कुल रटी होनी चाहिए आपको। अच्छा, क्या टारगेट इसमें किया गया था? टारगेट ये किया गया था कि 2018 तक उत्तर प्रदेश के जो जगदीशपुर के जगदीशपुर से वेस्ट बंगाल के हल्दिया को जोड़ा जाएगा। हल्दिया को इसमें जोड़ा जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा 2018 में इसको 2018 से ले मैं क्या बोल रहा हूँ? जस्ट वेट अ मिनट। इसे शुरू कब किया गया था? इसे शुरू किया गया था 2016 में। तो 2 साल का इसमें टारगेट रखा गया और कहा गया कि 2018 तक हम यूपी के जगदीशपुर से लेकर वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक इसको ये पाइपलाइन जोड़ देंगे। और जब ये जोड़ा जाएगा तो लगभग इसकी जो लंबाई होगी वो 2500 किलोमीटर हम पाइपलाइन बिछा देंगे। ये इसका टारगेट किया गया और इसमें जो मेन कंपनी थी, ये सब काम करने के लिए वो कंपनी थी GAIL, गेल। गेल ने ये बीड़ा उठाया था और जो पूर्वी भारत है उसमें 5 राज्यों को टारगेट किया गया कि ये जो पाइपलाइन जाएगी, ये 5 राज्यों को प्रभावित करेगी, ये 5 राज्यों को लाभान्वित करेगी। कौन-कौन से हैं? यूपी है, बिहार से काट के अलग हुआ झारखंड है और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल और ओडिशा। ये 5 राज्य हैं, इनको टारगेट किया गया, ठीक है? वापस आओ ज़रा, एक बार इसको फिर देख लो। ऊर्जा गंगा परियोजना, ये क्या है? ये गैस पाइपलाइन परियोजना है। इसमें पूर्वी भारत के निवासियों को पाइप्ड नेचुरल गैस और सीएनजी उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही साथ इसमें कहा गया कि 2018 तक यूपी के जगदीशपुर से लेकर वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक इसको बिछा दिया जाएगा, इसको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है? जिसकी लंबाई टोटल 2500 किलोमीटर होगी और ये पूरा का पूरा बीड़ा उठाया था गेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। बात समझ गए? और ये पूरा प्रोजेक्ट अक्टूबर 2016 में शुरू किया गया था वाराणसी से, उत्तर प्रदेश की। साथ ही साथ इसमें कौन-कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। यहाँ तक बात समझ गए? हाँ, वापस आओ। क्वेश्चन नंबर 158 का सही उत्तर हो जाएगा चौथा। 159 देखो, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में कौन-सी जनजाति के लोग निवास करते हैं? उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बुक्सा निवास करता है। बुक्सा या फिर इन्हीं को कहा जाता है ढोक्सा। अच्छा, ये बुक्सा या भुक्सा की कुछ बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बुक्सा या फिर ढोक्सा। ये जनजाति कहाँ निवास करती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये बिजनौर में निवास करती है, ठीक है? इनका जो चेहरा होता है, जब आप इनको देखोगे तो इनका चेहरा मंगोल टाइप का लगता है, मंगोल जैसा होता है। साथ ही साथ ये जो बुक्सा होते हैं, ये आम तौर पर हिंदी बोलते हैं। इनकी जो लिपि जब ये लिखते हैं, तो इनकी लिपि देवनागरी होती है। एक शख्स थे, इनका नाम था विलियम
क्रुक, ठीक है? विलियम क्रुक। इन्होंने बुक्सा जनजाति पर काफ़ी अध्ययन किया था और इन्होंने कहा था कि बुक्सा जनजाति राजपूतों का वंशज है या बुक्सा जनजाति को राजपूतों का इन्होंने वंशज माना था। बात समझ पा रहे हो आप? ये जो बुक्सा जनजाति है, ये कौन से राजपूत हैं? तो ध्यान रखिएगा ये पटवार राजपूत घराना से संबंधित है। घराना से ये हैं संबंधित, ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं, इनका चेहरा मंगोल जैसा होता है। ये जब लिखते हैं, भाषा इनकी हिंदी ही है और लिखते हैं तो देवनागरी में लिखते हैं। विलियम क्रुक एक अंग्रेज थे, इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया था बुक्सा जनजाति पर, तो इन्होंने कहा था कि जो राजपूत वंशज हैं, बुक्सा जनजाति उन्हीं से संबंधित है, राजपूतों से संबंधित है और ये पटवार राजपूत घराने से संबंधित माने जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने कई सारी बातें बताई थी, जैसे बुक्सा जनजाति के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर क्रय विवाह पद्धति प्रचलित है। क्रय विवाह पद्धति प्रचलित है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर क्रय विवाह पद्धति प्रचलित है, जैसे ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक? अब एक बात सुनिए, यहाँ पर विवाह करने के लिए जैसे आम तौर पर हमारे समाज में क्या व्याप्त है कि लड़की जो वधू पक्ष होता है वो पैसा देता है। यहाँ पर वर पक्ष पैसा देता है और शादी करने के लिए। तो ये जो वर पक्ष पैसा देता है, क्रय विवाह पद्धति में, इस पैसे को कहा जाता है मालगति। बात समझ पा रहे हो? तो वधु प्राप्त करने के लिए जो राशि वर पक्ष देता है उसे मालगति कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कौन-सी विवाह पद्धति है? यहाँ पर सॉरी क्रय विवाह पद्धति है। क्रय विवाह का मतलब है कि लड़की को खरीदा जाता है एक तरह से, पैसे देके। तो ये जो पैसा दिया जाता है वधु पक्ष को इसे मालगति कहा जाता है। तो आप क्या लिखोगे? वधु को प्राप्त करने के लिए वधु प्राप्त करने के लिए जो राशि वर पक्ष द्वारा वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को को दी जाती है, उसे मालगति कहा जाता है। मालगति कहा जाता है, ठीक है? हाँ, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और और भी कई सारी बातें हैं जैसे यहाँ पर जो विवाह होता है वो रक्त संबंध में वर्जित होता है। ये जो बुक्सा जनजाति के लोग हैं, ये आम तौर पर धान की खेती करते हैं। है ना? धान की खेती करते हैं, साथ ही साथ अगर ये अपने इनका आपने मुख्य भोजन देखा हो तो चावल और मछली खाना ये ज़्यादा पसंद करते हैं और इनकी जो आराध्य देवी होती हैं वो चामुंडा देवी होती हैं। उत्तर प्रदेश ने बुक्सा जनजाति के विकास के लिए एक परियोजना चलाई है जिसे कहा जाता है बुक्सा जनजाति विकास परियोजना। 1983-84 से वो चलाई जा रही है। ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बुक्सा जनजाति के बारे में। वापस आओ, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में कौन-सी जनजाति के लोग रहते हैं? तो आप बताओगे बुक्सा या फिर भोक्सा। ठीक है? नेक्स्ट देखो 160 उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में प्रधान के लिए निर्वाचन की रीति का उल्लेख है? 11 का ख है, 14 का गा है, 12 का का है या फिर 16 का घा। निर्वाचन की रीति कहाँ पर है? तो आप बताओगे 12 के का में। ठीक है? अब इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं 12 में ही, आर्टिकल 12 में। इनको मैं कई बार आपको रिवाइज़ करवा चुका हूँ। अब आप अपने आप को जज करो कि क्या आपको ये सारे आर्टिकल्स याद हैं? सारी धाराएँ याद हैं? मैं लिख रहा हूँ 12 का 1 का का। दिमाग में अपने खोजो कि इसमें क्या है? फिर मैंने लिखा 12 का 1 का खा, बताइए क्या है? फिर मैंने लिखा 12 का 3 का ये जो भी मैं लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। एक मैं और लिखता हूँ 12 का 3 का गा, बता दो इसमें क्या है? कुछ मैं और लिखे दे रहा हूँ जैसे धारा 12 का मैंने लिखा धारा 12 का का, बताओ इसमें क्या है? धारा 12 का खा मैंने लिखा धारा 12 का खा। 2 धाराएँ मैंने ये लिखी, बताइए। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाओ। धारा 12 के 1 का क्या है इसमें? इसमें है ग्राम पंचायत का संगठन, ठीक है? 12 के 1 के खा में क्या है? रिवाइज़ करो तुरंत। 12 के 1 के खा में क्या है? 12 के 1 के खा में आप देख पाओगे जो पंचायतें होती हैं ग्राम पंचायत, इसमें ग्राम पंचायत का संगठन है, काम है। इसमें है ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होती है। निगमित निकाय क्या होती है? आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखो, वहाँ पर मैंने एक-एक आर्टिकल, एक-एक धारा को काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है?
लगभग 2 से 3 घंटे का वीडियो है, आप उसको प्लेलिस्ट में ढूँढ सकते हो। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 को पूरा कवर किया हुआ है। 12 के 1 के खा में क्या है? इसमें है ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होगी, निगमित निकाय होगी। 12 के 3 के खा में क्या है? 12 का 3 का सॉरी का मत लिखो, यहाँ खा कर लो। 12 का 3 का खा। 1 मिनट, मैं करवा चुका हूँ खा क्या? 12 का 3 का जस्ट वेट अ मिनट, मैंने करवाया ही नहीं है। 12 का 3 का 12 का 1 का ये का हो गया, ये खा हो गया, ठीक है? इसके बाद 12 का 3 का इसको का रखो, इसको आप का ही रखिए और एक और लिख लो, 12 का 3 का खा। ये दोनों धाराएँ। बताओ, 12 का 3 का का में क्या है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल, ठीक है? 12 का 3 का खा में क्या है? बताइए। इसमें है ग्राम पंचायत का अगर विघटन हो जाए के विघटन के बाद 6 महीने के अंदर-अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। ये मैं आपको पीछे लगातार बताता चला आ रहा हूँ, यहाँ मैं केवल रिवीज़न करवा रहा हूँ। 12 के 3 के खा में क्या है? ग्राम पंचायत का अगर विघटन हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर-अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। 12 के 3 के का में क्या है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है? 12 के 1 के खा में क्या है? प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होती है। 12 के 1 के का में क्या है? 1 के का में है ग्राम पंचायत का संगठन। क्लियर है? इतना क्लियर? आगे बढ़ो। अब आ जाओ 12 के 3 के गा में। इसमें क्या है? देखो, 12 का 3 का का, 12 का 3 का खा और 12 का 3 का गा। तीनों को एक साथ याद रखो। तीनों को एक साथ याद रखने में फ़ायदा है कि आप भूलोगे नहीं। 12 का 3 का मैंने अभी आपको बताया था कि 5 साल का कार्यकाल होता है। 12 का 3 का खा में मैंने बताया कि अगर विघटन हो जाए तो 6 महीने के अंदर-अंदर चुनाव हो जाएँगे। 12 का 3 का जो गा है, जो ये वाला आर्टिकल है, ये वाली धारा है, इसमें इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि जो नई पंचायत का गठन होगा, वो शेष समय तक रहेगी। ऐसे याद रखो एक एक तरह से ट्रिक के तौर पर। का में क्या है? 5 साल कार्यकाल। खा में क्या है? एक बार विघटन हो गया तो 6 महीने के अंदर-अंदर चुनाव करवाओ। गा में क्या है? जो भी नई पंचायत होगी वो शेष समय के लिए रहेगी। ठीक है? अब आ जाओ 12 का का में। इसमें क्या है? इसमें है निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति। 12 के का में क्या है? 12 के का में है प्रधान और सदस्यों के भत्ते। प्रधान और सदस्यों के भत्ते। इन दोनों को भी याद रखो। अब मैं 2 और बता रहा हूँ आपको। 12 का एक तो खा उठा लो। इसमें है ग्राम पंचायत की बैठकें और 12 के खा में है ग्राम पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण। निर्वाचन का अधीक्षण करता कौन है? निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है? तो ये कुछ धाराएँ हैं जो आपको एज़ इट इज़ पता होनी चाहिए। फिर से रिवाइज़ कर लो ज़रा। ग्राम पंचायत का संगठन कहाँ पर दिया है? 12 के 1 के खा में। ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होगी, वो कहाँ पर है? 12 के 1 के खा में। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है, कहाँ पर है? 12 के 3 के खा में। ठीक है? और यहाँ पर क्या है? 12 के 3 के खा में ग्राम पंचायत का विघटन हो जाए तो 6 महीने के अंदर-अंदर चुनाव करवाओ। फिर गा में क्या है? चुनाव हो गया, नई पंचायत जब भी गठित होगी तो वो शेष समय के लिए गठित होगी। ये हो गया गा में। 12 का निर्वाचन की रीति है। 12 के का में प्रधान और सदस्यों के भत्ते हैं और खा में क्या है? ग्राम पंचायत की बैठकें। साथ ही साथ खा में क्या है? ग्राम पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षक। यहाँ तक बात समझ पाए? हाँ, वापस आओ। क्वेश्चन नंबर 160 का सही उत्तर हो जाएगा 12 का में है निर्वाचन की रीति। 161 देखो, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत की बैठकों का वर्णन है? ग्राम पंचायत की बैठकें, अभी मैंने बताया था 12 का खा। पीछे देखो, पीछे का मतलब इसमें देखो, 12 का खा ग्राम पंचायत की बैठकें। ठीक है? चौथे का 161 का आपका चौथा सही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत की बैठकों का उल्लेख है? आप बताओगे 12 का खा। अब जरा ग्राम पंचायत की बैठकों से 2-4 बातें आप रिवाइज़ करो। ग्राम पंचायत की बैठकें, धारा 12 का खा, ठीक? ये मैं एक्ट 1947 की बात कर रहा हूँ। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947। 12 के खा में क्या है? 12 के खा में है ग्राम पंचायत की बैठकें। अच्छा, ग्राम पंचायत की बैठकें हैं 12 के खा में। तो ग्राम पंचायत की बैठकें 1 महीने में कितनी होती हैं या 6 महीने में कितनी होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक मास 1 बैठक होगी।
यानी कि 12 महीनों में अब 12 बैठकें हो गई। एक बात और ध्यान रखो, जो 2 लगातार बैठकें होंगी, 2 लगातार बैठकों के बीच 2 मास का अंतर नहीं होना चाहिए, 2 मास का अंतर ना हो, उससे पहले बैठकें हो जानी चाहिए, ठीक है? एक खास बात और याद रखना, ग्राम पंचायत की पहली बैठक कब होगी? ग्राम पंचायत की जो पहली बैठक है, ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत की जो पहली बैठक है, ग्राम पंचायत के संगठन संगठन से 30 दिन के अंदर होगी, 30 डेज़ के भीतर होगी, ठीक? जैसे मान लीजिए आज इस ग्राम पंचायत का संगठन हुआ, इसका गठन हुआ, इसके बाद आज गठन हुआ है तो आज से 30 डेज़ देखे जाएँगे, 30 दिन के अंदर-अंदर इसकी जो पहली फर्स्ट सिटिंग है वो हो जानी चाहिए। इसको ध्यान रखना, ये आपसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की पहली बैठक उसके संगठन से कितने दिन के अंदर-अंदर होनी चाहिए? ऑप्शन में देगा 30 दिन, 15 दिन, 10 दिन या 60 दिन, है ना? इस तरह से। तो ये जो फैक्ट्स हैं, इन पर आपकी खासी नज़र होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन्स अगर गलत हुए तो बड़ी समस्या होगी फिर ग्राम पंचायत अधिकारी बनने में। अच्छा, अब ज़रा कुछ बातें देखो जो महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण कौन-सी बातें हैं? जैसे मैं आपसे एक बात लिख रहा हूँ, मुझे इसकी धारा बताना। मैंने लिखा राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से इन शब्दों पर गौर करना, मैं जो लिख रहा हूँ। राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से किसी ग्राम पंचायत के प्रधान, सदस्यों के सामान्य निर्वाचन या उपनिर्वाचन के लिए उपनिर्वाचन के लिए दिनांक नियत करेगी। बताओ, ये पूरा मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया। ध्यान दो, अब मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, ठीक? क्या करेगी? किसी ग्राम पंचायत के प्रधान हों या सदस्य हों, उनके सामान्य निर्वाचन के लिए या उपनिर्वाचन के लिए दिनांक नियत करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे-कैसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा, सामान्य निर्वाचन या उपनिर्वाचन के लिए दिनांक कौन नियत करता है? आप बताओगे राज्य सरकार। किसके परामर्श से? राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, ठीक? ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं? कौन-सी धारा में लिखी हैं? संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की मैं बात कर रहा हूँ। किस धारा में लिखी हैं? तो आप बताओगे 12 का, खा का 3 ये धारा है। धारा भूलना नहीं है, इम्पोर्टेंट है। या फिर इसके अंदर का जो ये मैटर लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। आपसे सीधा-सा पूछ दिया जाएगा कि दिनांक वगैरह ये सब कौन नियत करता है? राज्य सरकार, ठीक है? कहाँ लिखा है? धारा 12 खा का 3। अब एक धारा मैं और लिख रहा हूँ, ये भी महत्वपूर्ण है, इस पर भी आप नज़र बनाइए। मैंने लिखा जिला मजिस्ट्रेट जिले में ग्राम पंचायतों के प्रधान ग्राम पंचायतों के प्रधान और सदस्यों के सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा पर्यवेक्षण करेगा। फिर से समझो, मैंने कहा जिला मजिस्ट्रेट जो होता है वो जिले में जो भी ग्राम पंचायतें होती हैं, उनके प्रधान और सदस्यों का जो भी निर्वाचन होता है, उनके संचालन का पर्यवेक्षण करता है। कौन करता है? अगर आपसे ये पूछा जाए। फिर से समझो, अगर आपसे पूछा जाए कि जिले में जो ग्राम पंचायतें होती हैं, उनके प्रधान और सदस्यों के निर्वाचनों का संचालन का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो आप बताओगे जिला मजिस्ट्रेट, ठीक? ये जिला मजिस्ट्रेट किसकी निगरानी में काम करता है, किसके अधीन काम करता है? तो आप बताओगे राज्य निर्वाचन आयोग के। राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण के अधीन होता है ये, ठीक है? मैं इसको फिर से एक वाक्य में पिरो रहा हूँ, ध्यान दो। राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण के अधीन जिला मजिस्ट्रेट जिले में ग्राम पंचायतों के प्रधान और उसके सदस्यों के सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा, ठीक? ये सारी बातें किस धारा में लिखी हैं? मुझे धारा बताओ। धारा है 12 का खा का गा। ये धारा याद रखना और पीछे वाली ये धारा याद रखना, ठीक है? धारा 12 का खा का गा, ये है। अच्छा, वापस आओ अपने क्वेश्चन में 161 नंबर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस धारा में ग्राम पंचायत की बैठकें हैं? 12 का खा में। नेक्स्ट देखो 162 उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? बताइए।
1947 की कौन सी धारा है जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहां पर है? ये है 12 के खा के खा में, है ना? राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख। अब जरा देखो क्या कह रहा है राज्य निर्वाचन आयोग। 12 का खा, ये क्या कहता है? ध्यान देना, ये कहता है कि जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत के निर्वाचनों का अधीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। आयोग में निहित होता है। तो अब बताओ राज्य निर्वाचन आयोग, इसका वर्णन आपको कहाँ मिला? 12 के खा में। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि राज्य निर्वाचन आयोग की परिभाषा कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे? राज्य निर्वाचन आयोग की परिभाषा। दोनों प्रश्नों में अंतर है, ध्यान देना। मैंने अभी आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में, मैंने कहा कि किस धारा में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, तो आपने बताया 12 का खा। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा-सा बदल रहा हूँ। मैंने कहा राज्य निर्वाचन आयोग की परिभाषा का उल्लेख किस धारा में है? संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने कहा परिभाषा कहाँ पर है? तो आप बताओगे 2 के टा में। ये धाराएँ याद रखना। दोनों धाराएँ 2 के खा में निर्वाचन आयोग के प्रावधानों का वर्णन है, वहीं परिभाषा 2 के टा में। ठीक है? उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग को उठाओ जरा और कुछ बातें रिवाइज़ करो। कौन-कौन सी बातें हैं? आओ देखते हैं। मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, मुझे बताना। आप लोग इनको रिवाइज़ करना, ठीक है? मैं लिख रहा हूँ उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। बताओ इसका गठन कब हुआ? तारीख बताओ। दूसरा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अधिनियम 1947 की कौन-सी धारा है जिसमें मतदाता सूची का वर्णन है? बताओ। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा है। एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ। मुझे बताओ अधिनियम 1961 1961 में कौन-सी धारा है जिस धारा में मतदाता सूची का वर्णन है? ठीक, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा संशोधित कर देता हूँ, है ना? अधिनियम 1961 के तहत मतदाता सूची का वर्णन कहाँ पर है? किस धारा में है? मुझे बताओ। क्षेत्र पंचायत की मतदाता सूची, इसका वर्णन कहाँ पर है? किस धारा में है? मुझे बताओ। जिला पंचायत की मतदाता सूची, इसका वर्णन किस धारा में है? मुझे ये दोनों क्वेश्चन बता दो। अधिनियम 1961 की अब मैं बात कर रहा हूँ। मैंने पीछे पूछा है आपसे अधिनियम 1947 में मतदाता सूची कहाँ पर है? चलो, रिवाइज़ करो। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? इससे पहले क्वेश्चन कोई पूछा है? नहीं पूछा है। चलो ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? बताइए, तारीख आपको पता है क्या? 23 अप्रैल को हुआ था। 19 फुट 1994 में। याद रखना, ये तारीख भूलना नहीं है। 23 अप्रैल 1994 को। बताओ 1947 की किस धारा में मतदाता सूची का वर्णन है? तो आप बताओगे धारा है 9। ठीक। 1961 में क्षेत्र पंचायत की मतदाता सूची कहाँ पर है? तो आप बताओगे धारा है 6 का बी। 1961 अधिनियम के तहत जिला पंचायत में मतदाता सूची कहाँ पर है? आप बताओगे 18 का बी। ये धाराएँ याद रखना, आप भूलना नहीं है। 3 धाराएँ, 4 धाराएँ, ठीक है? चलो, उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग में मुझे एक बात और बता दो कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है? उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? आप बताओगे 6 साल या 70 साल। ठीक है? भूलना नहीं है इसको। हाँ, अब मुझे उत्तर प्रदेश में जितने राज्य निर्वाचन आयुक्त हुए, उनके नाम बता दो। सबसे पहले कौन हुए थे? उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त। रिवाइज़ करो, देखो आपको याद है या नहीं है? अगर एग्ज़ाम अभी ले लिया जाए, तो क्या आप पहला राज्य निर्वाचन आयुक्त बता सकते हो? या शुरू के 3 राज्य निर्वाचन आयुक्त क्या आप बता सकते हैं? रिवाइज़ करो, सबसे पहले बताओ मुझे कौन से थे? अपने जहाँ भी आप बैठे हो, वहाँ आप इनके नाम बोला करो। पहले कौन है? इनका नाम है श्री रामदास सोनकर, है ना? दूसरा कौन है? अपरमिता अपरमिता प्रसाद सिंह, ये दूसरे हैं, ठीक है? तीसरे कौन से थे? इनका नाम है राजेंद्र भौनवाल। इनका नाम है राजेंद्र भौनवाल। ठीक, ये 3 हो गए। जस्ट वेट अ मिनट, मैंने एक को मिस कर दिया है। अपरमिता प्रसाद सिंह, ये तीसरे हैं, ये चौथे हैं।
ये तीसरे हैं, ये चौथे हैं। मैंने दूसरा नाम आपको मिस कर दिया। रामदास सोनकर के बाद यशपाल का नाम आता है, डॉक्टर यशपाल। ये दूसरे हैं, ठीक है? इनको संशोधित कर लेना। डॉक्टर यशपाल सिंह इनका पूरा नाम है। ठीक, ये 4 हो गए। अच्छा, इसके बाद 5वें कौन हैं? रामदास सोनकर हैं, यशपाल हैं, अपरमिता प्रसाद सिंह हैं, राजेंद्र भवनवाल हैं। इसके बाद जो 5वें हैं उनका नाम है सतीश कुमार अग्रवाल, एस के अग्रवाल, अग्रवाल, ठीक है? छठे कौन हैं? इनका नाम है मनोज कुमार। इनसे आप सभी लोग परिचित होंगे। ये अभी तक हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, लेकिन अब बदल चुके हैं। अब कौन है? राज प्रताप सिंह। ये वर्तमान में हैं और ये थे पहले हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है? इन सबको याद रखो। आपसे सजाने के लिए बोल सकता है कि इनको कौन निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहा है, तो इनमें से कोई 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा ऑप्शन कोई अलग से डाल देगा, है ना? इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 162 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का खा का खा। 163 में आओ। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में प्रधान को हटाए जाने का प्रावधान है? बताओ भाई। प्रधान को हटाए जाने का प्रावधान कहाँ पर है? 14 में रटा होगा अब तो आपको। अगर नहीं रटा है तो ये चिंतनीय विषय है, क्योंकि परीक्षा नजदीक ही है, कभी भी हो सकती है, 1 या 2 ढाई महीनों में, है ना? 1947 की किस धारा में प्रधान को हटाए जाने का प्रावधान है? धारा है 14। एक धारा दी है 15। क्या आप बता सकते हो 15 में क्या है? 15 में है ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत के कृत्य। टोटल हैं कितने, क्या बता सकते हो आप? टोटल कृत्य कितने हैं? 30। याद रखना, टोटल हैं 30। नेक्स्ट देखो, 164। क्वेश्चन नंबर 164 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत के कार्यों का उल्लेख है? अभी मैंने बताया था आपको 15, है ना? और ये है धारा 9। क्या बता सकते हो 9 में क्या है? अभी मैंने पीछे आपको बताया था। अधिनियम 1947 की निर्वाचक नामावली कहाँ पर है? 9 में ही तो है भाई, है ना? अच्छा, 9 को थोड़ा-सा डिटेल में आप देखो। धारा 9, मैं एक्ट 1947 की बात कर रहा हूँ। धारा 9, धारा 9 का, ठीक? और क्या दिया है? धारा 10, 15 और 16, इनको भी ले लो। यहाँ पर ले लो आप धारा, 1 मिनट, नेक्स्ट पेज में ही ले लेते हैं। धारा 10, धारा 15 और एक धारा ले लो। 15 हो गया? 15 में एक धारा और है, 15 का भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। धारा 15 का और एक धारा ले लो 16। इन सबके रिवीजन कर लो जरा फटाफट, है ना? हाँ, इसमें आ जाओ। धारा 9 सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था, इसमें क्या है? इसमें है निर्वाचक नामावली, है ना? निर्वाचक नामावली। धारा 9 का में क्या है? बताओ। इसमें है मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार। भूलना नहीं है, रटे रहो, बार-बार रिवाइज करो। मत देने का अधिकार। धारा 10 में क्या है? धारा 10 में याद रखो, इसमें है ग्राम सभा की स्थापना या ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत के कार्यकरण संबंधी या कार्यकरण में कोई कठिनाई अगर उत्पन्न होती है तो उसे दूर किया जाना। कार्यकरण में उत्पन्न होने वाली उत्पन्न होने वाली कठिनाई को दूर किया जाना, दूर किया जाना। 10 मतलब दूर किया जाना, ऐसे याद रखो। थोड़े की पॉइंट्स आप तैयार रखो, है ना? 10 दूर, 10 दूर, कोई भी कैसे क्या दूर करोगे आप? कोई भी कठिनाई है हो रही है, जैसे ग्राम पंचायत के कार्यकरण में ग्राम पंचायत कोई कार्य कर रही है या फिर ग्राम सभा को स्थापित करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो उसे दूर किया जाना, ये सब कहाँ वर्णित है? ये सब है 10 में। 15 में क्या है? 15 में है ग्राम पंचायत के कृत्य टोटल है कितने कृत्य? 30 है। इनको भी याद रखो। 15 के काम में आओ, इसमें क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने पढ़ा होगा विकास योजना तैयार करना, विकास योजना बनाना। कौन बनाता है? ग्राम पंचायत। और किसे भेजती है? संबंधित क्षेत्र पंचायत को। तो विकास योजना तैयार करना, ये सब किसमें वर्णित है? संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के का में। 16 के का में क्या है? ऐसे कृत्य जो किसी ग्राम पंचायत को किसी ग्राम पंचायत को समनुदेशित किए जाएं, समनुदेशित किए जाएं।
पिछले वीडियो में शायद मुझसे गलती हो गई थी, मैंने धारा 18 यहाँ बता दिया था, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है? धारा 16 में है, ग्राम पंचायत को कृत्य समुद्देशित किया जाना। वापस आओ अपने क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायतों के कार्यों का उल्लेख है? धारा है 15। नेक्स्ट देखो 165, ग्रामीण स्थानीय निकायों को सबसे पहले वित्तीय हस्तांतरण के लिए सिफारिशें किस वित्त आयोग के द्वारा दी गई थी? क्या बता सकते हो आप इसका उत्तर? ग्रामीण स्थानीय निकायों को सर्वप्रथम वित्तीय हस्तांतरण के लिए सिफारिशें किस वित्त आयोग के द्वारा दी गई थी? तो ग्रामीण निकाय कब अस्तित्व में आए थे? अस्तित्व में आए थे 1995 में। तो 1995 के आसपास जो वित्त आयोग आया होगा, उसी के द्वारा सिफारिशें दी गई होंगी, है ना? तो कौन सा होगा? इसमें होगा 10वां वित्त आयोग। अच्छा, आप बताओ मुझे 10वां वित्त आयोग अस्तित्व में कब आया? देखो, 10वां वित्त आयोग। ये जो 10वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखो आप, के.सी. पंत। ये इसका गठन कब हुआ? तो आप बताओगे 1992 में। इसकी नियुक्ति हुई थी, है ना? और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो आप बताओगे 1995 में। और ये वही दौर है जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक? तो इसकी कार्यवधि कब है? इसने कार्य कब से कब तक किया? 1995 से लेकर सन 2000 तक। कार्यावधि आप कह लो, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो 10वां वित्त आयोग था, इसे 95 से 2000 तक लागू किया गया। ठीक है? इसकी सिफारिशों को। तो वापस आओ ज़रा। हाँ, इसमें 10वां सही हो जाएगा। 166 देखो, राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? ये पूछ रहा है आपसे। राज्यपाल को ही सौंपेगा, है ना? राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? ये सौंपता है राज्यपाल को। एक मैं धारा लिख रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ। मैं इसका टाइटल लिख रहा हूँ। मुझे बताओ ये जो मैं टाइटल लिख रहा हूँ, ये किस धारा में वर्णित है? बताना। राज्यपाल, राज्यपाल वित्त आयोग की सिफारिशों को, वित्त आयोग की सिफारिशों को विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा, समक्ष रखवाएगा। बताओ, ये पूरा का पूरा टाइटल किस धारा में है? मैं बात कर रहा हूँ अधिनियम 1947 की। अधिनियम 1947 की किस धारा में लिखा है कि राज्यपाल का दायित्व होता है कि वित्त आयोग के द्वारा जो भी सिफारिशें दी जाएँ, उन्हें विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाए। कौन-सी है बताइए मुझे? धारा है 32 का 7। इसे याद रखना, 32 का 7। ठीक? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। तो क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 167 क्या कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग के द्वारा 2020-21 रिपोर्ट में 90,000 करोड़ स्थानीय निकायों को अनुशंसित अनुदान में ग्रामीण एवं नगरीय अनुपात क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पढ़ी होगी, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बिल्कुल आसानी से कर ले जाओगे। कौन से क्वेश्चंस हैं? जैसे मैं यहाँ पर आपको एक नए पेज में ये पूरा डेटा दिए देता हूँ, और इस डेटा को आप समय-समय पर रिवाइज़ भी करते रहना, ठीक है? 2020-21 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 2020-21 के लिए 90,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। जिसमें से जो 90,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, इसमें 67.5:32.5 के रेशियो में ये पैसा बटा है, 0.5। ठीक? किस रेशियो में ये पैसा बटा? बात समझ पा रहे हो? ये 67.5 किसे दिया गया है? तो आप बताओगे आरएलबी, यानी कि रूरल रूरल लोकल बॉडी को। और ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है यूएलबी, यानी कि अर्बन लोकल बॉडी को। ठीक? तो ध्यान रखिएगा, रूरल लोकल बॉडी वर्सेस अर्बन लोकल बॉडी के बीच में अनुपात कितना है? 2020-21 के लिए ये है 67.5 अनुपात 32.5। वापस आओ, वही पूछा है आपसे, 90,000 करोड़ में ग्रामीण और नगरीय अनुपात कितना है? तो आप बताओगे 67-32 का। ठीक? फिर से इसी क्वेश्चन में वापस आओ, जहां मैं लिख रहा था। यहां से एक बात और याद रखो, ये तो बात हो गई 2021 से 26 तक। अगर आपसे पूछे 2021 से, जस्ट वेट, ये बात है 2020 से लेकर 21 तक। हाँ, अब मैं अगर आपसे पूछे 2021 से लेकर 2026 तक कितना रुपया आवंटित किया गया है, टोटल 5 साल के लिए, तो 2021 से लेकर 26 के लिए जो स्थानीय सरकारों को सिफारिशों का अनुदान दिया गया है, वो टोटल दिया गया है 436361 करोड़ रुपए। ठीक? 43
6361 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा, ये पूरा फिगर याद रखो। इतना रुपया किसे दिया गया है? इतना रुपया दिया गया है स्थानीय सरकारों के लिए 15वें वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश की गई है। ठीक है? सिफारिश की गई धनराशि कितनी है? 43, 63, 61 करोड़ रुपए। अच्छा, अब इसमें ज़रा एक बात समझो। ये जो अनुदान दिया जा रहा है, अनुदान का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। अनुदान का डिस्ट्रीब्यूशन आपसे अगर पूछा जाए कि 2020-21 के लिए किस अनुपात में किया गया है, तो आप बताओगे 67.5 अनुपात 32.5 के रेशियो में। वहीं अगर आपसे पूछे अनुदान का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 2025-26 के लिए किस अनुपात में किया गया है, तो आप बताओगे 65 अनुपात 35 के अनुपात में। ठीक, फिर से समझ लो। अनुदान का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 15वें वित्त आयोग के द्वारा 2020-21 में रूरल लोकल बॉडी और अर्बन लोकल बॉडी में किस अनुपात में हो रहा है? 67.5 अनुपात 32.5। अनुदान का डिस्ट्रीब्यूशन 15वें वित्त आयोग के द्वारा 2025-26 में किस अनुपात में होगा? रूरल लोकल बॉडी और अर्बन लोकल बॉडी के अनुपात में। तो आप बताओगे 65-35। ठीक, तो एक क्वेश्चन और याद रखो। इसमें जो 60% अनुदान है, वो दिया जा रहा है टाइड ग्रांट के रूप में। टाइड ग्रांट से मेरा सीधा-सा आशय होता है ऐसा ग्रांट जो खर्च होगा कहाँ? राष्ट्रहित के मुद्दों पर। राष्ट्रहित के मुद्दों पर जिसे खर्च किया जाएगा। राष्ट्रहित के मुद्दे कौन है? जैसे ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, है ना? ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, साथ ही साथ जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे सफाई का मुद्दा हो गया, सैनिटेशन। तो इन मुद्दों पर खर्च होगा 60% अनुदान। वहीं जो 40% अनुदान होगा, वो कहाँ खर्च होगा? वो अनटाइड ग्रांट के रूप में खर्च होगा। ठीक है? वो होगा अनटाइड ग्रांट के रूप में खर्च। ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें। अच्छा, अब एक बात और रख लो अपने दिमाग में, ये भी पूछा जाता है फंड डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज क्या होगी? रेंज मतलब मैक्सिमम और मिनिमम। अगर आपसे पूछा जाए 15वें वित्त आयोग के अनुसार ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत को मैक्सिमम कितना फंड डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसे मिनिमम कितना फंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आप क्या बताओगे? ग्राम पंचायत को होगा 85% और मिनिमम होगा 70%। ये तो ग्राम पंचायत की बात हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लॉक पंचायत या क्षेत्र पंचायत को मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 25% और मिनिमम 10%। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जिला पंचायत को कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो मैक्सिमम 15% और मिनिमम 5%। ये रेंज याद रखना। मैं फिर से बोले दे रहा हूँ, फंड डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज क्या है? ग्राम पंचायत की अगर रेंज पूछे, अधिकतम 85% से 70% मिनिमम होगी। और फंड डिस्ट्रीब्यूशन में वित्त आवंटन में ब्लॉक पंचायत की जो मैक्सिमम और मिनिमम रेंज क्या होगी? 25% से 10%। फंड डिस्ट्रीब्यूशन में जिला पंचायत की मैक्सिमम और मिनिमम रेंज क्या होगी? 15 से 5। वापस आओ। क्वेश्चन नंबर 167 का सही उत्तर हो जाएगा 67.5 अनुपात 32.5। ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आपको याद आया कुछ? इसको आप समझ पा रहे हो? मैंने आपको क्या-क्या बता दिया है। देखो, 2020-21 के लिए अनुदान कितना दिया गया? 90,000 करोड़ रुपए। जिसमें रूरल लोकल बॉडी और अर्बन लोकल बॉडी के बीच में अनुपात कितना है? 67.5 से लेकर 32.5। ठीक। फिर मैंने क्या बताया? 5 सालों के लिए, ये अभी 1 साल के लिए था। अब मैंने वहाँ बोला 5 साल, 2021 से लेकर टोटल 26 तक कितना रुपया आवंटित किया गया? 43, 63, 61 करोड़ रुपए। ठीक है? स्थानीय सरकारों के लिए। वहीं अनुदान का डिस्ट्रीब्यूशन 2020-21 के लिए कितना है? 67.5 से 32.5 अनुपात में। 2025-26 के लिए अनुदान का डिस्ट्रीब्यूशन अगर पूछा जाए, तो किस अनुपात में होगा? आरएलबी यानी रूरल लोकल बॉडी, साथ ही साथ नगरीय लोकल बॉडी के लिए किस अनुपात में होगा? 65-35 के। 60% अनुदान टाइड ग्रांट के रूप में खर्च किया जाएगा और 40% अनटाइड ग्रांट के रूप में खर्च किया जाएगा। और फंड डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ये याद रखना, ग्राम पंचायत की फंड डिस्ट्रीब्यूशन रेंज कितनी है? मैक्सिमम 85, मिनिमम 70। ब्लॉक पंचायत की मैक्सिमम है 25, मिनिमम है 10% और जिला पंचायत की मैक्सिमम 15 है और मिनिमम 5% है। ठीक है यहाँ तक?
वापस आइए, क्वेश्चन नंबर 167 का जो सही उत्तर होगा वो होगा थर्ड, ठीक है? नेक्स्ट देखो, 168 में कह रहा है ग्रामीण एवं शहरी निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग ने 2025-26 में अनुदान किस अनुपात में निर्धारित किए हैं? 65-35। यही तो मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर देखो, 2025-26 के लिए रेशियो क्या है? 65-35 का, ठीक है? 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो अनुदान दिया गया है, वो किस अनुपात में दिया गया है? 65-35 में 168 का दूसरा, ठीक है? 169 देखो, वित्त आयोग के द्वारा पंचायतों के लिए शर्त रहित एवं सशर्त अनुदान किस अनुपात में निर्धारित है? शर्त रहित और सशर्त अनुदान। देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नए पेज से, ध्यान दो। ग्राम पंचायत के लिए पूछा है ना आपसे? ग्राम पंचायत के लिए। ग्राम पंचायत के लिए शर्त रहित अनुदान और सशर्त अनुदान में रेशियो कितना है? शर्त रहित अनुदान और सशर्त अनुदान, इसमें रेशियो कितना है? इसमें रेशियो है 90:10 का। ये फिगर याद रखना, ठीक? एक मैं और आपसे लिख रहा हूँ, अगर यही म्युनिसिपैलिटी के लिए पूछ दिया जाए आपसे, म्युनिसिपैलिटी के लिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मुझे बताओ शर्त रहित अनुदान कितना है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे 80, ठीक? और शर्त सशर्त अनुदान कितना है? तो आप बताओगे 20। यानी कि शर्त रहित अनुदान और सशर्त अनुदान म्युनिसिपैलिटी के लिए अगर पूछा जाए, तो रेशियो कितना होगा? 80:20 का, ठीक? वापस आ जाओ, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है पंचायतों के लिए, म्युनिसिपैलिटी के लिए पूछ नहीं रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका 90-10, ठीक है? और ये किसके लिए है? ये है आपका म्युनिसिपैलिटी के लिए। नेक्स्ट देखो 170, भारत में सामाजिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा क्रम सही है? सामाजिक संदर्भ में महिला सशक्तिकरण नहीं संभव है जब तक कि महिलाओं का विकास न किया जाए। फिर इसके बाद महिलाओं को नहीं, सशक्तिकरण फिर भी संभव नहीं है। तीसरे में आओ, महिलाओं का सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाओं को संरक्षण दिया जाए, उसके बाद महिलाओं का विकास किया जाए और उसके बाद महिला सशक्तिकरण की भावना को अपनाया जाए। ये सही होगा। 171 देखो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को। ये चीज़ें आपको याद होंगी, रटी हुई होंगी। मैं इसमें कुछ क्वेश्चन्स आपसे पूछता हूँ और ये पहले प्रीवियस ईयर्स में मैंने करवाए भी हैं। प्रीवियस जो वीडियोज़ मेरी पड़ी हुई, उनमें आप देख सकते हो। मुझे 2 स्टेटमेंट बता दो। कौन-कौन से स्टेटमेंट? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मुझे बताओ, ये किसने कहा था कि हम भारत के लोकतंत्र या पंचायत राज की आधारशिला रख रहे हैं? आधारशिला रख रहे हैं, किसने कहा था? आंसर बताओ। एक मैं स्टेटमेंट और लिखता हूँ। ये किसने कहा था कि नई सरकार एक महान क्रांति और भारत की पुनरुत्थानशील भावना का प्रतीक है। भावना का प्रतीक है। सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था, उसके लिए ये शब्द किसने इस्तेमाल किए थे? बताइए। किसने कहा था कि हम भारत के लोकतंत्र या पंचायत राज की आधारशिला लिख रहे हैं? ये कहा गया था जब जो अ, बलवंत राय मेहता समिति को लॉन्च किया गया था राजस्थान के नागौर में। उस समय ये वाक्य का इस्तेमाल किया गया था नेहरू के द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल, ठीक है? नई सरकार और एक महान क्रांति भारत की पुनरुत्थानशील भावना का प्रतीक है। ये कहा गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए और साथ ही साथ एक कार्यक्रम और चलाया गया था, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। इन दोनों कार्यक्रमों के लिए ये इन शब्दों का इस्तेमाल किया था नेहरू ने, ठीक है? इसके बाद नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। तो 1965 से लेकर 1970 तक के काल को पंचायती राज प्रणाली का उपेक्षा और ठहराव का काल कहा जाता है, क्योंकि इस स्थिति में कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम हुए नहीं थे पंचायती राज को लेके। चूँकि उस समय इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी नई-नई, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी बहुत क्षणिक समय में मृत्यु हो गई थी। इंदिरा गांधी जी सत्ता में आई थीं, तो वो एक डॉल के रूप में थीं। कहीं न कहीं कांग्रेस में आंतरिक कलह भी थी, है ना? निजरंगप्पा का नाम आपने सुना होगा कांग्रेस इतिहास में। तो ये जो काल था 1965 से लेकर 1969, 1970 तक, इसमें पंचायती राज के लिए कोई भरसक कदम नहीं उठाए गए थे सरकार के द्वारा। तो ये जो काल है उसे कहा जाता है पंचायती राज का उपेक्षा और ठहराव का काल, ठीक है? तो ख़ैर वापस आइए अपने क्वेश्चन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा।
172 में आओ, निम्नलिखित में से कौन-सा कार्यक्रम भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की देन है? क्या आप बताओगे? पीयूआरए है, जवाहर रोजगार योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है या फिर मिशन इंद्रधनुष है? इसका उत्तर होगा आपका पीयूआरए। इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज। इसे शुरू किया गया था। ये एक पहल थी अब्दुल कलाम जी की, ठीक है? 173 देखो, कह रहा है कि केंद्रीय परियोजना ये चमन, ये एक केंद्रीय परियोजना है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? क्या बताओगे आप? कृषि से है, सामाजिक सुरक्षा से है, सड़क से है, शैक्षणिक व्यवस्था से है? इसका संबंध कृषि से है, हॉर्टिकल्चर से है। देखो, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, CHAMAN, चमन। इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। पूरा नाम याद रखो, कोऑर्डिनेटेड हॉर्टी हॉर्टी मैं गलत लिख रहा हूँ, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है? ये इसका पूरा नाम है, कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसका पूरा नाम है। इसे कब शुरू किया गया था? तो आप बताओगे सितंबर 2014, ठीक है? लक्ष्य क्या है? देश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ाना। इसका टारगेट क्या है? इसका लक्ष्य है देश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ाना, ये इसका लक्ष्य है। और इसे किसने शुरू किया? तो आप बताओगे कृषि और किसान किसान कल्याण मंत्रालय ने। इस मंत्रालय की ये एक पहल है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, वापस आओ, इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि। 174 में देखो, अन्नपूर्णा स्कीम ये किस वर्ग की सहायतार्थ लागू की गई है? अन्नपूर्णा स्कीम किस वर्ग के सहायता के लिए इसको लागू किया गया था? अनपढ़ बच्चों के लिए नहीं था, अन्नपूर्णा था इनके लिए, वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हैं किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं हो रही है, इनके लिए शुरू किया गया था ये, ठीक है? इसमें जरा अन्नपूर्णा स्कीम में कुछ बातें हैं जो आप पता कर लो, देख लो। अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना, ठीक है? कैसी योजना है ये? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की यह एक योजना है। क्या लक्ष्य है इसमें? इसमें लक्ष्य है जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिकों को या की ज़रूरतों को पूरा करना, ये इसका लक्ष्य है। कब शुरू हुई ये योजना? 2001 में। किसने शुरू की? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय में, ठीक है? इसने शुरू किया और इसमें 65 जो साल के लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है और इसमें 10 किलोग्राम अनाज भी मिलता है। तो खैर, वापस आओ, इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। 175 देख लो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये किस कार्यक्रम का नया स्वरूप है? बताओ। यही होगा, मैं इसको पढ़ा भी चुका हूँ आपको डिटेल में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसे कब शुरू किया गया था? इसे शुरू किया गया था जून 2011 में, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को, ठीक है? और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये हमारे 175 क्वेश्चंस हैं। आज यहीं तक रखते हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो कभी-कभी, ठीक है? और इससे संबंधित ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, अगर आपको कोई सजेशन, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।